चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। और उसको बताते हुए आपको बताया था कि हमारे संविधान को हम लोग कैसे देखते हैं, जिसमें हम लोग विधायिका देख रहे थे, और विधायिका में भी आपको बताया था कि दो तरीके से काम करती है, केंद्रीय विधायिका और एक राज्य की विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट। जिसमें केंद्रीय विधायिका में आपको बताया था तीन चीज़ें होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जिसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति को देख रहे थे। राष्ट्रपति, उसका योग्यताएं, निज योग्यताएं, उसका पद की क्या क्या विशेषताएं हैं, और फाइनली राष्ट्रपति की शक्तियां आपको बता रहे थे। और राष्ट्रपति की शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में बांट के बताया गया था। कुछ न्यायिक शक्तियां थी राष्ट्रपति की, जुडिशियल पावर्स की, जिसमें वो क्षमादान की शक्ति थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की पावर थी, उच्चतम न्यायालय से सलाहकारी शक्ति थी। फिर राष्ट्रपति की कुछ कार्यपालिका शक्ति थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कि किसी तरीके से काम करते हैं। बताया था कि भारत के प्रधान सेनापति होते हैं, ठीक। और केंद्र की समस्त कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। उसके लिए सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है, और प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को सारे कामों की जानकारी देते हैं। फिर विधायी शक्तियां आपको बताया था कि 111 में विधेयकों पर अनुमति देते हैं राष्ट्रपति। ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं राष्ट्रपति ही। और राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों का मनोनयन भी किसके आधार पर होता है? राष्ट्रपति के ही सलाह पर होता है, यानी राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। फिर 123 में बताया था कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस। और बताया था कि अध्यादेशों की वैधता कितनी होती है? 6 महीने। अरे, अध्यादेशों की वैधता कितने दिनों की होती है? 6 सप्ताह। लिखवाया था जब अगली बैठक होगी उसके 6 सप्ताह तक, ठीक। और इसमें बताया था कि 6 हफ्ते के अंदर अगर उसको पारित कर दिया गया तो वो कानून बनाएगा, नहीं तो वो समाप्त होगा। फिर बताया था कि राष्ट्रपति संसद को भाषण देते हैं। फिर राष्ट्रपति सत्रावसान भी करते हैं, सत्र को विघटन भी करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, मनी बिल, कंटीजेंसी, ये सब राष्ट्रपति की ही शक्तियों में आता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन भी करते हैं। फिर आपको बताया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स, कि भारत में जितने भी आपातकालीन है, इमरजेंसी है, वो सभी प्रकार के आपातकाल को चाहे लगाना हो चाहे हटाना हो, इसकी घोषणा केवल और केवल कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। और बताया था कि 3 तरीके के आपातकाल हैं, जिसमें सबसे पहला था 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अब तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। दूसरा है 356, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, जो बताया था कि सबसे ज़्यादा बार यही लगा हुआ है। और तीसरा था नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। वो बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल, इसको हम लोग बातचीत कर रहे थे कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352। ये जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी, इस राष्ट्रीय आपात का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन किस देश से लिया गया? नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? लिखवाए हैं, एक बार देखिए। अरे देख के बोलो, कहाँ ऐसे अंदाजे लगा रहे हैं? लिखवाए हैं, पढ़ते गए नहीं? लिखवाया किस लिए जाता है? चलिए, अब ये जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात दो कारणों से लगाया जा सकता है। लिखिए राष्ट्रीय आपात के कारण, रीजन्स फॉर नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात के कारण लिख लीजिए। तो राष्ट्रीय आपात के दो कारण, पहला है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवोल्ट, सशस्त्र विद्रोह। और सशस्त्र विद्रोह के आगे ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए, पहले आंतरिक अशांति था। पहले क्या था? आंतरिक अशांति था, ठीक। सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, या बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, युद्ध या बाह्य आक्रमण। और दूसरा है आर्म रिवोल्ट, यानी सशस्त्र विद्रोह। और पहले जो आर्म रिवोल्ट था उसकी जगह क्या लिखा गया था? आंतरिक अशांति। तो यानी अगर किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया है और आक्रमण की ओर अग्रसर हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, ठीक। कि अगर कोई देश ने आक्रमण कर दिया है या आक्रमण की संभावना बने, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। और इस राष्ट्रीय आपात जब घोषणा करेंगे, तो राष्ट्रीय आपात के दौरान क्या क्या होगा? तो राष्ट्रीय आपात के दौरान फिर से वही संसद की शक्तियां बढ़ जाती हैं, केंद्र क्या हो जाता है? ज़्यादा पावरफुल हो जाता है।
और केंद्र अपना नियंत्रण बढ़ा देता है। कि जैसे आपको बताया था कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल के मामले में राज्यों पर भी वित्तीय नियंत्रण किसका हो जाता है? संसद का हो जाता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण संसद का होता है। यानी जो जैसे 7 शेड्यूल आपको पढ़ाया था, 7वीं अनुसूची, तो 7 शेड्यूल में आपको बताया था कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो स्टेट लिस्ट के सभी सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। वहां पर राज्यों की शक्तियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब सीमा पर लड़ाई चल रही पाकिस्तान से, और वहां की सरकार बोले कि हम जमीन नहीं देंगे या हम पुलिस नहीं देंगे, तो नहीं हो सकता। सारी चीजें वहां पर किसकी हो जाएंगी? संसद की हो जाएंगी। लिख लीजिए अनुच्छेद 250, आर्टिकल 250, अनुच्छेद 250, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने की, राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो राज्य के किसी विषय पर कानून कौन बना सकते हैं? संसद बना सकते हैं। वहां पर राज्यों की शक्तियां क्या हो जाती हैं? बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी केस में देखा था कि सारा वित्तीय नियंत्रण आता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में फुल कंट्रोल होता है, पूरा नियंत्रण होता है। ठीक। इस दौरान जनता के मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए जाते हैं। लिख लीजिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए जाते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो सस्पेंडेड। राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए जाते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट 20 एंड 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? 20 और 21। 20 में आपको बताया था कि आपको खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बात नहीं किया जा सकता, और 21 में आपको बताया था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो ये दोनों मौलिक अधिकार नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी नहीं छीने जा सकते, बाकी सारे क्या हो सकते हैं? छीने जा सकते हैं। ठीक। ये इसीलिए होता है कि पहले देश रहेगा तभी तो नागरिक रहेंगे, नागरिकों के अधिकार रहेंगे। भाई आक्रमण हुआ है, मीडिया कुछ भी सरकार के खिलाफ लिखेगी तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। हो सकता है सरकार आपसे काम कराए, आपको सेना में भर्ती कर ले, पैसा भी न दे, कुछ भी हो सकता है। तो इस समय सारे आपके मौलिक अधिकार क्या किए जाएंगे? समाप्त किए जाएंगे। बस जिंदा रहने का अधिकार और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपको बना रहेगा। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक। तो जो मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं वो किस अनुच्छेद से होते हैं? लिख लीजिए, अनुच्छेद 359, आर्टिकल 359, अनुच्छेद 359, राष्ट्रीय आपात के दौरान भाग 3 निलंबित हो जाएगा। पार्ट 3 वॉज सस्पेंडेड। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान भाग 3 निलंबित हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 359 में कहा गया है, 359। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, इस दौरान लोकसभा के कार्यकाल को भी 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब चुनाव का समय है, उसी समय युद्ध छिड़ने लगा, तो उस समय लोकसभा को भी क्या किया जा सकता है? विस्तारित किया जा सकता है। लिख लीजिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है, या 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी लोकसभा कुड एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर्स। राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा क्या हो सकता है? 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक। अब मान लीजिए कि 1 साल के लिए बढ़ाया गया, 1 साल में युद्ध की समाप्ति नहीं हुई, तो इसे अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर युद्ध की समाप्ति नहीं हुई, उसको अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 1-1 साल के लिए बढ़ाते बढ़ाते कुल कितना बढ़ा सकते हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिख लीजिए, इस विस्तार की कोई समय सीमा नहीं है, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ाया जा सकता है। यानी 1-1 साल के लिए करते हुए जितनी बार चाहे उतनी बार इसको बढ़ा सकते हैं। इस विस्तार की कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। जैसे विधानसभाओं का जब राष्ट्रपति शासन आपको बताया था, तो वहां पर बताया था कि 6 महीने के लिए बढ़ता है, 6-6 महीने के लिए अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 3 साल। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं। ठीक। इसीलिए जो हमारी 5वीं लोकसभा थी वो 7 साल चली गई थी, वहां पर 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लिख लीजिए, 5वीं लोकसभा अब तक की सबसे लंबी लोकसभा रही। 5th लोकसभा इज द लॉन्गेस्ट लोकसभा टिल नाउ। 5वीं लोकसभा अब तक की सबसे लंबी लोकसभा रही। ये लिख लीजिए, 2000
अरे सॉरी, 1970 से 77 तक चली थी, 1970 टू 77। तो ये सबसे लंबी इसीलिए चली थी, 7 साल चली थी। जनरली लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक साल के लिए 2 बार क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक, वो राष्ट्रीय आपात का दौर था इसलिए बढ़ा दिया गया उसको। ठीक, अब ये जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कुल कितनी बार लगाया गया है? 3 बार, लिख लीजिए। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगाया गया है। नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड नाउ बाई 3 टाइम्स। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। पहला लिख लीजिए 1962, 1962, 1962। उस समय लिख लीजिए क्यों हुआ था? भारत चीन युद्ध, इंडो चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध, इंडो चाइना वॉर। और उस समय प्राइम मिनिस्टर लिख लीजिए, प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जवाहरलाल नेहरू पीएम थे और एस राधाकृष्णन क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक, एस राधाकृष्णन क्या थे? प्रेसिडेंट थे। फिर दूसरी बार लिखिए सितंबर 1971, सितंबर 1971, सितंबर 1971। उस समय इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडो पाक वॉर। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वीवी गिरी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। इसके बाद है तीसरा, लिख लीजिए 1975, जून 1975, जून 1975। वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया गया था, द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर। और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, तो ये तीसरी बार इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगा दिया गया था कि इंदिरा गांधी की सीट उस समय 1971 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी, लेकिन उसके पहले वो प्रधानमंत्री ही थी, तो प्रधानमंत्री पद का मिसयूज करते हुए उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री के कार्यालय का इस्तेमाल किया, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। पुरानी नारायण उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे इलाहाबाद, रायबरेली से। तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दी थी कि इंदिरा गांधी ने अपने पद का मिसयूज करते हुए चुनाव प्रचार किया है, इसलिए इनके चुनाव रद्द किया जाए। तो वही जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की जाती है। और उन्हें जब संसद सदस्यता समाप्त की जानी थी तो उन्हें फिर हटना पड़ता प्रधानमंत्री पद से। तो इससे पहले कि कोर्ट का फैसला लागू होता उन्होंने आपातकाल लगा दी। तो ये केवल इंदिरा गांधी की जिद के आधार पर हुआ था कि अपनी सीट बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल लगा दिया। और इसीलिए बाद में संशोधन किया गया और ये आंतरिक अशांति वाला आधार हटा दिया गया, और अब उसकी जगह क्या किया गया है? सशस्त्र विद्रोह, कि जब तक कोई हथियारबंद विद्रोह नहीं होगा तब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। तो ये तीसरा वाला जो था आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार ने जबरदस्ती का लगाया हुआ था। ठीक है, चलिए। तो अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगाया गया। ठीक, अब ये तो थे हमारे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शक्तियां। और आपको बताया था कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति न हो तो फिर कौन रहता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा बताया था कि एक बार हो चुका है, एम हिदायतुल्ला भारत के इकलौते मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और बताया था कि वो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे, लिखवाया था आपको। फिर राष्ट्रपति जुड़े हुए कई सारे फैक्ट आपको बताए थे कि पद पर रहते हुए कौन कौन राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। एक बार चुनाव हारे लेकिन दूसरी बार निर्विरोध चुने गए,
वो भी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, और यही सबसे युवा थे पहले। अब सबसे युवा कौन हो गई है? प्रतिभा देवी सिंह, अरे ये अभी वाली जो है द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था, के आर नारायणन ने। फिर राष्ट्रपति होने से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, के आर नारायणन, बीबी गिरी, बी डी जत्ती और आर वेंकटरमन। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति बने वो लोग क्या थे? डायरेक्ट राष्ट्रपति बने। ठीक, चलिए, तो ये फैक्ट आपको कल लिखवा दिया था पिछली क्लास में। अब इसके बाद बताया कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता। तो इसलिए राष्ट्रपति की जगह कौन सा बताया था कि उसकी अनुपस्थिति में कौन सा पद बनाया गया है? उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट का पद बनाया गया है। तो हेडिंग डाल लीजिए, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक, तो जो उपराष्ट्रपति के लिए व्यवस्था दी गई है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद इसलिए बनाया गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता। अब इसके लिए देखिए क्या क्या प्रावधान है, लिखिए अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में, 63 में। ठीक, कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अब ये जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, इस उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्योग्यताएं होंगी? वही जो सामान्य आपको बताया था, कॉमन शब्द में होता है, भारत का नागरिक होगा, पागल दिवालिया नहीं होगा, लाभ के पद पर नहीं होगा, वगैरह वगैरह के अलावा लिख लीजिए। मिनिमम एज लिमिट, न्यूनतम आयु सीमा। तो मिनिमम एज लिमिट उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है? 35 वर्ष है, 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज, अधिकतम आयु सीमा। तो अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट से। ठीक, कोई सीमा नहीं है। कार्यकाल, टेन्योर कितना है? तो कार्यकाल इतना होता है, 5 साल का होता है, 5 ईयर्स, कि 5 वर्ष का इनका टेन्योर रखा गया है, 5 वर्ष। ठीक है, क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लिख लीजिए। पुनर्नियुक्ति की सीमा, लिमिट ऑफ रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति की सीमा, लिमिट ऑफ रीअपॉइंटमेंट। तो पुनर्नियुक्ति की ध्यान रखेंगे, कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट से। कोई भी, जैसे राष्ट्रपति बताएगी कितनी बार भी राष्ट्रपति हो सकते हैं, वैसे उपराष्ट्रपति के लिए भी पुनर्नियुक्ति की कोई सीमा नहीं निश्चित की गई है कि जितनी बार चाहे उतनी बार अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट की कोई लिमिट नहीं है, पुनर्नियुक्ति की कोई सीमा नहीं है। रीअपॉइंटमेंट की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? इनका वेतन लिख लीजिए, सैलरी। तो वेतन कितना रखा गया है? 4 लाख, 4 लैक्स। तो इनका वेतन है 4 लाख। फिर इनका शपथ कौन कराएगा? राष्ट्रपति कराते हैं। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं, ओथ। इनका रिजाइन, त्यागपत्र ये किसको सौंपते हैं? तो अपना रिजाइन भी ये किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये आपको बता चुके हैं पहले भी, शेड्यूल 2 और 3 में यही सारी डिटेल आपको लिखवाए थे कि शपथ कौन कराएगा, रिजाइन कौन कराएगा। अब इसके बाद आता है, लिखिए आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66। आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में क्या है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल 66, 66। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव देखते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव बहुत जटिल प्रणाली होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत सिंपल होता है, बहुत साधारण होता है, क्योंकि इस पद का वैसा कुछ खास महत्व है नहीं। ठीक, अब इसमें भी पहले क्या होते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, निर्वाचक मंडल। लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? लिख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य।
ब्रैकेट में लिखिए निर्वाचित और मनोनीत दोनों, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। यानी कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बताया था कि राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, बस यही लोग लेते हैं। ठीक है, अलग से बॉक्स में लिख लीजिए विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ये लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। केवल कौन लोग लेते हैं, संसद के, यदि सीधे भाषा में कहा जाए कि संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्य विधानसभा वाले हिस्सा नहीं लेते। ठीक, इसके लिए वहां पर आपको बताया था कि जो नाम का प्रस्ताव देते हैं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, इसमें 20-20 रखे गए। लिख लीजिए उपराष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी को या प्रत्याशी के नाम का 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्ताव, 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्ताव और प्लस 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। यानी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। किसमें से, जो चुनाव देने वाले हैं, वोट देने वाले, यानी सांसदों में से कम कितने सांसदों का समर्थन चाहिए, 40 चाहिए। यानी 40 लोग अगर कम से कम चाहेंगे तभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे, कोई भी अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो ये सब इसीलिए है कि गंभीर प्रत्याशी इसमें हिस्सा ले। इनकी भी कौशन मनी कितनी है, 15,000। उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी रखी गई है, 15,000, 15,000 कौशन मनी है 15,000। यानी कि अगर 1/6 से कम वोट पाएंगे तो जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। लिख लीजिए यदि 1/6 से कम मत प्राप्त हुए तो जमानत राशि क्या की जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, कौशन मनी सीज हो जाएगी। अगर 1/6 या उससे कम मत प्राप्त हुए तो। ठीक, और इनका भी निर्वाचन लिख लीजिए, चुनाव लिख लीजिए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत, इनमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, बस चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। बस इसमें ध्यान रखें कोई कोटा फिक्स नहीं है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये बहुत सिंपल होता है कि बस लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, मेजोरिटी मिली, वो क्या हो गए, जीत गए, और वो क्या बन गए, भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। तो जिस तरीके से इनका चुनाव बहुत सिंपल होता है, उसी तरीके से इनका हटाया जाना भी क्या होता है, सिंपल होता है। अब लिखे इनका हटाया जाना, रिमूवल, हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का हटाया जाना। तो हटाया जाना लिखे राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव से, प्रपोजल पास्ड बाय राज्यसभा। तो इनको कैसे हटाया जाता है, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव से, कि राज्यसभा एक प्रपोजल पास करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी, और इनको इनके पद से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल है इनका पद, राष्ट्रपति की तरह जटिल इनका चुनाव नहीं होता। ठीक, चलिए अब इनका काम क्या होता है। अब ये जो करते क्या, इनकी शक्तियां लिख लीजिए, पावर्स। तो इनकी जो शक्तियां होती हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की जो पावर्स दी गई है, कि जैसे आपको बताया कि
उपराष्ट्रपति का पद इसलिए बनाया गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली न हो, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति का पद खाली ना हो कि अचानक से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, ठीक। इसीलिए उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। अब ऐसा जनरली उनको वेतन कितना दिया गया है, 4 लाख रुपया। तो ऐसा जनरली देखने में आता नहीं है। कभी आपने सुना कि राष्ट्रपति की मौत होगी उपराष्ट्रपति पदभार संभाल रहे? जनरली ऐसा नहीं होता। अब तक केवल 2 बार हुआ है। तो हमारे संविधान निर्माता या हमारे व्यवस्थापक इतने मूर्ख नहीं है कि एक आदमी को 4 लाख रुपया महीना सैलरी इस बात के लिए देके बिठाए हुए कि अगला मरे इंतजार करे कि मरे तो फिर पद संभालें। इसको इसलिए नहीं रखा गया। उपराष्ट्रपति को क्या किया गया है, जैसे आपको सबकी सैलरी दिखवाए थे वेतन, तो वहां पर देखिए लोकसभा अध्यक्ष का सैलरी कितना है, लोकसभा स्पीकर की सैलरी देखिए कितनी लिखी गई है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन देखिए, स्पीकर की सैलरी 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का वेतन भी कितना है, 4 लाख। तो समान पद का वेतन क्या होता है, समान होता है। तो इनको क्या किया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बना देते हैं। पदेन सभापति का मतलब है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा, ठीक। राज्यसभा का वो सभापति हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि उपराष्ट्रपति को जो 4 लाख रुपया वेतन मिलता है वो इस बात का वेतन नहीं मिलता है कि वो भारत के उपराष्ट्रपति, उनको इस बात का वेतन मिलता है कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति या तो राज्यसभा के सभापति होंगे या कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो उन्हें राष्ट्रपति वाली सैलरी मिलेगी 5 लाख। वो राष्ट्रपति के घर में रहेंगे, राष्ट्रपति के ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे और जो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां आपने पढ़ी है वो सब उनकी शक्तियां हो जाएंगी। और अगर वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनके राज्यसभा के सभापति वाली सैलरी मिलेगी 4 लाख। वो राज्यसभा के सभापति के ऑफिस में बैठेंगे, उसके घर में रहेंगे, उसकी सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद का अपने यहाँ कोई काम नहीं है। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद का कोई काम नहीं है, न उसका कोई ऑफिस है, न उसका कोई स्टाफ है, न उसके नाम की कोई मोहर है। भारत के उपराष्ट्रपति की कोई मोहर नहीं। वो या तो क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति है या राज्यसभा का सभापति। इसलिए उसको सैलरी मिलती है कार्यवाहक राष्ट्रपति वाली। अगर राष्ट्रपति के पद पर रहेगा तो 5 लाख पाएगा और राज्यसभा का सभापति है तो 4 लाख। बीच में कुछ नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का अपना एग्जैक्टली कोई काम नहीं होता। तो अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है तो सैलरी उसका 4 लाख नहीं। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं, उसको वेतन किस पद का मिलता है, राज्यसभा के सभापति का। समझ गए कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट का अपना कोई काम नहीं है। देख लीजिए अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो जब राज्यसभा का ये पदेन सभापति होगा तो राज्यसभा के पद सभापति की सैलरी कितनी होती है, 4 लाख। तो वो सभापति की सैलरी पाएगा, न कि अपना कोई उसका अलग से वेतन होता है। समझ गए, हो गया। चलिए फिर लिख लिया अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। यानी अचानक से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उसको लकवा मार कर गया, काम करते हैं सक्षम नहीं हुआ, तो फिर उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, वो भी राष्ट्रपति की उपस्थिति में। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति का मतलब उसकी मृत्यु हो गई या काम करने लायक नहीं बचे, तो उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो फिर कौन काम करता है उसकी जगह, उपराष्ट्रपति। तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। ये बात किस आर्टिकल में कहा गया है, 65 में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये किसमें कहा गया है, 64 में। तो ध्यान रखेंगे। अब इसकी शक्तियों का विस्तार आप देखेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम। अब राष्ट्रपति के रूप में देखेंगे तो राष्ट्रपति की जितनी शक्तियाँ आपने पढ़ी वो सब किसकी हो जाएंगी, उपराष्ट्रपति की। या जब राज्यसभा के सभापति के रूप में बैठेंगे तो सभापति वाली सारी पावर्स वो गेन करेंगे। क्लियर।
तो एग्जैक्टली वाइस प्रेसिडेंट का अपना कोई काम नहीं होता। समझ गए? 64 में क्या कहा गया? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और 65 में क्या कहा गया है? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक। अब इस उपराष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए कई सारे फैक्ट्स हैं, लिख लीजिए। फैक्ट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो उपराष्ट्रपति से कौन कौन से तथ्य हैं? ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे जिन उपराष्ट्रपति रहे जो 2 बार अपना टेन्योर पूरा करते हैं? तो 2 लोग रहे, एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरा हामिद अंसारी। लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया। तो 2 बार जिनका टेन्योर पूरा रहा वो कौन कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। तो हामिद अंसारी अभी पिछली बार थे जो, तो वो भी 2 बार रहे। और डॉक्टर राधाकृष्णन भी कितनी बार रहे थे? 2 बार रहे थे। ठीक। क्योंकि 2 बार लगातार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रह गए थे, तो वही क्या रह गए थे? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक। कौन कौन लोग थे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए? लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या काम करने में सक्षम नहीं हुए। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने किसने काम किया? एक थे वीवी गिरी। ठीक। वीवी गिरी आपको बताया था कि जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। फिर बीडी जत्ती बने। बीडी जत्ती बने जब फखरुद्दीन अली अहमद मरे। और एम हिदायतुल्लाह की जब उन्होंने रिजाइन कर दिया था वीवी गिरी ने। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कौन कौन थे? वीवी गिरी, बीडी जत्ती और एम हिदायतुल्लाह। ऐसे लोग कौन थे जो उपराष्ट्रपति होने से पहले राज्यपाल थे, गवर्नर्स थे? लिख लीजिए, जो राष्ट्रपति होने से पहले उपराष्ट्रपति होने से पहले राज्यपाल थे। तो उपराष्ट्रपति होने से पहले जो राज्यपाल के पद पर थे वो कौन कौन थे? एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति होने से पहले किसी राज्य के क्या रहे? राज्यपाल भी थे। ठीक। वो उपराष्ट्रपति जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। लिख लीजिए, मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री जो भारत के उपराष्ट्रपति बने, तो उसमें कौन कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मुख्यमंत्री भी थे, और भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और वही फिर भारत में क्या बने? उपराष्ट्रपति बने। तो पहले मुख्यमंत्री बाद में उपराष्ट्रपति कौन बने? शंकर दयाल शर्मा। आपको बताया ना कई पदों पर थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सब पद पर रहे थे। और भैरव सिंह शेखावत भी राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री थे, वो बाद में क्या बने? उपराष्ट्रपति। कौन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? कृष्णकांत। लिख लीजिए, कार्यकाल के दौरान यानी ड्यूरिंग टेन्योर, यानी जब वो उपराष्ट्रपति थे तब उनकी मृत्यु हुई, तो केवल एक ही व्यक्ति थे। कौन? कृष्णकांत। तो कृष्णकांत की जो मृत्यु हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान। ठीक। चलिए, कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने? एम हिदायतुल्लाह। लिखवाया था पहले, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो भारत के क्या बने? मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति बने एम हिदायतुल्लाह। यानी पहले वो मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में भारत के क्या बने? उपराष्ट्रपति बने। ठीक। कौन उपराष्ट्रपति थे जो यूजीसी के भी अध्यक्ष रहे? डॉक्टर राधाकृष्णन। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी नेट की परीक्षा देते होंगे आप लोग। तो यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक। उपराष्ट्रपति जो कभी राजदूत भी रहे थे, एम्बेसडर दूसरे देशों के। उपराष्ट्रपति जो कभी राजदूत रहे, एक तो के आर नारायणन थे, दूसरे हामिद अंसारी, और तीसरे एस राधाकृष्णन। ये लोग पहले क्या थे? दूसरे देशों में राजदूत थे, और वही बाद में क्या बने? भारत के उपराष्ट्रपति। कौन कौन? के आर नारायणन, हामिद अंसारी और एस राधाकृष्णन। ये लोग पहले उपराष्ट्रपति भी थे और बाद में क्या बने? अरे, पहले दूसरे देशों में भारत के राजदूत थे और बाद में फिर क्या बने? उपराष्ट्रपति बने। ठीक है। एक बताया था कि एकमात्र व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे, कौन थे?
कल भी आपको लिखवाया था राष्ट्रपति वाले फैक्ट में। ठीक, चलिए, तो ये था उपराष्ट्रपति का पद। तो बताया कि उपराष्ट्रपति का पद बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, बहुत जटिल व्यवस्था नहीं है। अब जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखेंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में बहुत अंतर होता है। अमेरिका में ध्यान रखेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मध्यावधि चुनाव नहीं होता। वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम नहीं होता, कार्यवाहक राष्ट्रपति का नहीं होता, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति बनता है। जैसे भारत में क्या है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति 2022 में चुने गए और उनका कार्यकाल कब तक है, 2027 तक है। ठीक, तो 22 से लेकर 27 तक 5 साल का उनका कार्यकाल है। अब मान लीजिए कि 2 साल बाद उपराष्ट्रपति की मौत हो जाती है, 2024 राष्ट्रपति की मौत हो जाती है। ठीक, तो जब राष्ट्रपति की मौत हो जाएगी तो जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। जो अगला राष्ट्रपति बनेगा वो अगले 5 साल के लिए रहेगा। जबकि अमेरिका में क्या है कि अगर 2022 से लेकर 2026 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल है तो है, अगर 2024 में राष्ट्रपति की मौत हो गई, जो उपराष्ट्रपति है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति बनेगा। मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे, सीधे इलेक्शन जब होना है 26 में तभी होगा, बीच में नहीं होगा। यानी वहां पर एक्टिंग वाला सिस्टम, कार्यवाहक वाला सिस्टम नहीं होता। जैसे मान लीजिए जो बाइडन है, राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। मान लीजिए जो बाइडन की मौत हो गई तो कमला हैरिस कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, वो क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। और कब तक के लिए, जब तक इनका जितना समय का टेन्योर बचा हुआ, मान लीजिए 2 साल का बनाव बचा हुआ है तो वो 2 साल के लिए बनेंगे, समय पर ही राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। और हमारे यहाँ क्या होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन हो जाता है, मध्यावधि चुनाव जिसको बोलते हैं, कि अगर मृत्यु हो गई तो फिर 6 महीने के अंदर ये भाई उपराष्ट्रपति कितने समय तक रहेंगे, 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो वहाँ के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में पर्याप्त अंतर होता है। समझ गए इस बात का अंतर, कि वहाँ पर एक्टिंग यानी कार्यवाहक वाला सिस्टम नहीं हो, डायरेक्ट उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये थे भारत के उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित काम और उनकी शक्तियां आपको बताया कि इनका पद काफी अलग होता है और सिंपल होता है। ठीक है, ज्यादा हाँ, किसके थे हाँ, तो उनका भी नाम लिख लीजिए, जयदीप धनखड़। राष्ट्रपति जो पहले राज्यपाल थे उसमें इनका भी नाम लिख लीजिए, जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल के थे गवर्नर, जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जो राज्यपाल थे, तो उसमें जगदीप धनखड़ का भी नाम ऐड कर लीजिए। ठीक, चलिए, अब हम लोग देख रहे थे विधायिका। विधायिका में आपको बताए थे 3 चीजें, देखते हैं क्या क्या। एक आपको बताया था राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, एक बताया था क्या हम लोग देखते हैं, राज्यसभा, और एक क्या देखते हैं, लोकसभा। ठीक, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे किसको, राष्ट्रपति। तो फिर राष्ट्रपति का पद खाली ना हो तो उसकी जगह क्या देख रहे थे, उपराष्ट्रपति। अब हम लोग किसको देखेंगे, राज्यसभा। जब ये हो जाएगा तो फिर लोकसभा। तो अगली हेडिंग बना लीजिए, राज्यसभा। राज्यसभा, तो जो राज्यसभा है, ये जो फोटो लगा है ये राज्यसभा की है, नई वाली राज्यसभा की, पुरानी वाली राज्यसभा अलग थी। और अब राज्यसभा क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, बिल्कुल नई। पहले वाले में था ना कि लाल रंग की सीटें सब, अब चेंज हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, राज्यसभा का है। राज्यसभा यानी राज्यों की सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये जो राज्यसभा है, ये कॉन्सेप्ट जो लोकसभा राज्यसभा का आया है, ये सब आपको बताया था कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें द्विसदनीय व्यवस्था थी, बाइकैमरल सिस्टम। तो वहीं से कॉन्सेप्ट लेके आए, इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सभा। यानी ये कहाँ से चुने जाते हैं लोग, स्टेट से आते हैं, राज्यसभा से। तो अगली हेडिंग बना लीजिए क्या, राज्यसभा। फिर लिखिए अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80। अनुच्छेद 80, तो अनुच्छेद 80 में लिखिए राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 80 में।
कि राज्यसभा की ये क्या होगी, कंपोजिशन है, संरचना है कि कौन कौन से लोग राज्यसभा में शामिल होंगे। अब राज्यसभा की जो संरचना है, इसमें राज्यसभा के लिए आप लिख लीजिए पहले इसकी अधिकतम सदस्य संख्या, मैक्सिमम मेंबरशिप। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250, 250। तो राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। 250 में 238 लिख लीजिए निर्वाचित, और 12 क्या होंगे, मनोनीत। यानी 238 इलेक्टेड और 12 क्या होंगे, नॉमिनेटेड। 250 निर्वाचित और 12 क्या होंगे, मनोनीत। ठीक, 50 to 50। फिर लिखिए वर्तमान सदस्य संख्या, प्रेजेंट मेंबरशिप। तो वर्तमान में कितने हैं, 245, 245। तो वर्तमान में कितने हैं, 245। और ये जो 245 है, 245 है, इस 245 में कितने हैं, 233 निर्वाचित और 12 क्या है, मनोनीत। 233 नॉमिनेटेड, 233 इलेक्टेड एंड 12 क्या है, नॉमिनेटेड, मनोनीत। ठीक, अब ये जो 233 है, तो इस 233 को भी आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 233 को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। चार, ठीक है, या अभी इसको रहने दीजिए, बाद में हम लोग देख लेंगे। और 12 क्या होते हैं, मनोनीत, नॉमिनेटेड। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, आपको बताया था मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कितने क्षेत्रों के, 4 क्षेत्रों के। कौन कौन से क्षेत्र हैं, लिख लीजिए, कला यानी आर्ट, विज्ञान यानी साइंस, साहित्य यानी लिटरेचर, समाज सेवा यानी सोशल सर्विस। तो इन अलग अलग क्षेत्रों के कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को नॉमिनेट कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद था, लिखवाए थे, पढ़ते नहीं घर जाके, आर्टिकल 83, 80(3). तो 83 में क्या क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र के, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। तो इन अलग अलग क्षेत्रों के 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा सीधे सीधे मनोनयन होता है, कहाँ पर, राज्यसभा में। अब ये जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो इस मनोनीत करने का क्या कारण है, बाकी 233 लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के जीतते हैं, और 12 लोग डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, नॉमिनेट होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो संसद है, आपको बताया कि संसद का हमारे यहाँ मेन काम क्या है कि संसद हमारे लिए कानून बनाती है, मुख्य संस्था है कि जो संसद हमारे लिए कानून बनाती है। अब जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जानकारों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो जानकार होते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में कोई कानून बनाना हो तो कोई कलाकार अच्छे से बता पाएगा, या साहित्य के क्षेत्र में कोई कानून बनाना हो तो कोई साहित्यकार अच्छे से बता पाएगा। ये लोग अपने अपने क्षेत्रों के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। ये अपने क्षेत्रों के तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में ये जीरो होता है। चुनाव के मामले में क्या हो जाता है, शून्य होते हैं। चुनाव के मामले में इनको कोई आइडिया नहीं होता। ठीक, अब ले जो चुनाव के हीरो होते हैं, अब अखिलेश यादव होंगे बड़े नेता, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में उनको कानून बनाने के लिए कह दिया जाए तो क्या कर लेंगे। या जो है कि अमित शाह होंगे बड़े लीडर, लेकिन अगर उनको कला के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में बोलने के लिए कहा जाए तो क्या बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे।
तो जो चुनावी राजनीति के हीरो होते हैं वो इन सेक्टर्स में जीरो होते हैं, जो इन सेक्टर के हीरो होते हैं चुनावी राजनीति में गायब होते हैं। समझ गए? लेकिन संसद में सबको जरूरत पड़ती है, तो इसलिए कहा गया कि संसद के अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों को राज्यसभा में सीधे सीधे राष्ट्रपति नॉमिनेट करें, सदस्य बनाए, ताकि उनके विचारों से, उनके अनुभव से संसद को लाभ मिले, अच्छा रहे संसद, और उनको चुनाव वाली झंझट न उठानी पड़े। कुल मिला के कुछ ढंग के लोग संसद में पहुंच जाए, नहीं तो चुनाव के बाद कितने जो गुंडे बदमाश टाइप के, बाहुबली टाइप के जो होते हैं वही लोग पहुंचते हैं। तो कुछ ढंग के पढ़े लिखे लोग संसद में पहुंचे ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो इसीलिए बोलते हैं ना अपर हाउस, उच्च सदन, विद्वानों का सदन, कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक। तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों के 12 लोगों को क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक। बाकी 233 का क्या होता है? इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। अब ये चुनाव कैसे होता है इसके बारे में कल हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है? आप लोग पढ़िए सारी चीज़ें, पढ़ नहीं रहे नहीं तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, खत्म करने में हमें समय नहीं लगेगा। ठीक है? खत्म करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। समस्या आपकी पढ़ाई के ऊपर, रिवीजन नहीं करेंगे सब खत्म हो जाएगा। ठीक है? मिलते हैं कल।